दोस्तों, दुनिया के नक्शे में एक ऐसा देश जहां ज्यादातर लोग कभी गए ही नहीं, जहां 8 से 9 महीने सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है, जहां सूरज की किरणें कई कई हफ्तों तक दिखाई नहीं देता, और फिर भी अचानक अमेरिका, रूस और चीन जैसी ताकतें उसी जगह नजरें गड़ाए बैठी है। सवाल ये है कि आखिर क्यों? डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दुनिया को एक बात तो समझ आ चुकी है कि ये आदमी चुप रहने वालों में से नहीं है। जब भी कोई यह सोचता है कि अब हालत शांत होंगे, तभी एक नया बयान, एक नई धमकी और एक नया टारगेट सामने आ जाता है। पहले वेनेजुला, फिर ईरान और अब एक ऐसा देश जिसके बारे में ज्यादातर लोग को ज्यादा जानकारी ही नहीं है। इस देश की आबादी भारत के किसी एक जिले से भी कम है। 85% जमीन साल भर बर्फ से ढकी रहती है। खेती लगभग नामुमकिन है। लोग ज्यादातर मांस और मछली खाते हैं और ठंड इतनी ज्यादा है कि कई बार इंसान महीनों तक सूरज को ठीक से देख भी नहीं पाता। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में जो अमेरिका, रूस और चीन जैसी सुपर पावर अचानक इसकी ओर आकर्षित हो गई है? क्या ये सिर्फ एक बर्फ से ढका एक सुनसान टुकड़ा है, क्या इसके नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसकी कीमत आने वाले दशकों में पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी? दरअसल क्लाइमेट चेंज ने ग्रीनलैंड की एक नई जियोपॉलिटिकल फ्रंट में बदल दिया है। बर्फ पिघल रही है और उनके नीचे छिपे दुर्लभ खनिज, तेल और गैस जैसे संसाधन जिन पर भविष्य की टेक्नोलॉजी निर्भर करेगी, जो एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन इस ग्लोबल गेम में सबसे ज्यादा अनदेखा किया जा रहा है वहां के रहने वाले लोग, ग्रीनलैंड की यूनिक आबादी, उनकी संस्कृति, उनका अकेलापन और एक चौंकाने वाली सच्चाई। यहाँ आत्महत्या की दर दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक क्यों है? तो क्या ग्रीनलैंड अब बड़ी ताकतों का खेल में सिर्फ एक मोहरा बन गया है, या फिर आने वाले समय में दुनिया की पावर पॉलिटिक्स यहीं से शुरू होगा? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Greenland is a vast, almost entirely uninhabited and undeveloped territory, sitting undefended in a key strategic location between the United States, Russia. On the U.S. push to acquire Greenland, this just in, President Trump posting on Truth Social that he is serious about putting tariffs on countries that do not support the United States acquisition. Breaking news this evening, and it's massive. We can't understate how huge this news is. The United States President Donald Trump has announced plans to slap the UK, Denmark and other European countries with a 10% tariff on all or any goods exported to the United States from February the 1st this year. ग्रीनलैंड दुनिया की सबसे बड़ा आइलैंड है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है। कनाडा के आर्कटिक इलाके के पास यहाँ का मौसम इतना कठोर है कि आम इंसान के लिए यहाँ रहना आसान नहीं है। ग्रीनलैंड की उत्तरी हिस्से में साल के कुछ ही महीनों तक पूरी तरह अंधेरा रहता है। वही साल के कुछ समय में आधी रात को सूरज दिखाई देता है, जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है। जैसे जैसे हम और उत्तर की ओर जाते हैं, अंधेरा और मिडनाइट सन की अवधि और भी लंबी हो जाती है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 21 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यह इतना बड़ा है कि फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली और जर्मनी जैसे कई यूरोपीय देश को मिलाकर भी इससे छोटा पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी जमीन होने के बावजूद यहाँ की आबादी बेहद कम है। ग्रीनलैंड में सिर्फ करीब 56,000 लोग रहते हैं। इसकी बड़ी वजह है देश के ज्यादातर हिस्सा मोटी बर्फ से ढका हुआ है, जिसे ग्रीनलैंड आइस कैंप कहा जाता है। ग्रीनलैंड का मौसम ऐसा है कि यहाँ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह इलाका आर्कटिक क्षेत्र में आता है, इसलिए गर्मियों में भी यहाँ की औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाता। इतनी ठंड में जिंदगी अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी वजह से ग्रीनलैंड की आबादी बहुत कम है। पूरी आबादी के सबसे ज्यादा लोग नुक शहर में रहते हैं। करीब 18,000 लोग यहीं बसते हैं। नुक को साल 1921 में डेनमार्क नॉर्वे की मशीनरी हंस एगडे ने एक छोटी सी बस्ती के तौर पर बनाया था। आज यही शहर ग्रीनलैंड की राजधानी है, क्योंकि यहाँ की जरूरी सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा सिसिम्यूथ और पामीयूथ जैसे शहरों में भी लोग रहते हैं। ग्रीनलैंड में लगभग 80% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 20% लोग छोटी सी बस्तियां में। यहाँ की करीब 90% आबादी यूनिट मूल की है, जिसकी जीवन शैली इतनी कठोर मौसम के अनुसार ढली हुई है। यहाँ के कस्बों के अंदर तो सड़कें हैं, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर जाने का कोई भी सड़क नेटवर्क नहीं है।
अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना भी हो तो हवाई जहाज या नाव एकमात्र रास्ता है। बर्फ से ढका होने की वजह से यहाँ खेती लगभग नहीं की बराबर होती है, इसलिए यहाँ के लोग खाना के स्वाद के लिए नहीं खाते बल्कि शरीर को जरूरी ऊर्जा देने के लिए चुनते हैं। उनके खाने में सील, मछली, रेडियर और कबियाक जैसी चीजें शामिल होती है। कबियाक एक खास तरह का फॉर्मेटेड डिश होती है। सब्जियां और फल यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए इन्हें लग्जरी माना जाता है। इतने ठंड में जिंदा रहने के लिए हाई फैट, हाई प्रोटीन वाली डाइट जरूरी होती है। ग्रीनलैंड में मुश्किलें सिर्फ ठंड तक सीमित नहीं है, यहाँ का मौसम इतना कठोर है कि लोगों के पास काम के मौके भी बहुत कम है। इसी वजह से यहाँ में फिशिंग यानी मछली पकड़ना सबसे बड़ा पेशा है। करीब 25,000 लोग सीधे तौर पे इसी काम से जुड़े हुए हैं, जबकि लगभग 3,000 लोग इससे अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था भी ज्यादातर मछली की निर्यात और डेनमार्क सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद पर निर्भर करती है। लेकिन किसी भी देश के लिए सिर्फ एक ही कमाई का साधन पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं होता। इसी बात को समझते हुए पिछले कुछ सालों में ग्रीनलैंड की सेल्फ गवर्नमेंट ने नए रोजगार के विकल्पों पर ध्यान देना शुरू किया है। अब पशुपालन, पर्यटन और माइनिंग जैसे सेक्टर में धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की बढ़ती आत्महत्या दर। यहाँ सुनने में डरावना लगता है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक ग्रीनलैंड में होने वाले कुल मौत से करीब 8% लोग आत्महत्या के कारण होती है। इनमें ज्यादातर लोग युवा होते हैं, जिनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच होती है। इन आत्महत्याओं के पीछे कोई एक वजह नहीं है। शराब की लत, डिप्रेशन, गरीबी और निजी रिश्तों के तनाव जैसे कई कारण मिलाकर हालत और भी मुश्किलें बना देते हैं। हैरानी की बात यह है कि गर्मियों में आत्महत्या के मामले और भी बढ़ जाते हैं। वजह है लगातार सूरज की रोशनी, जिसमें लोगों की नींद नहीं आती है और मानसिकता तनाव बढ़ जाता है। ग्रीनलैंड लंबे समय तक डेनमार्क के हिस्सा रहा है। पहले इसकी पूरी अर्थव्यवस्था मछली पालन और डेनमार्क से मिलने वाली पैसों पर टिकी थी। इसी निर्भरता को कम करने के लिए साल 1979 में होम रूल एक्ट लागू किया गया। होम रूल मिलने के बाद ग्रीनलैंड को कई अहम क्षेत्रों में अपने फैसले खुद से लेने की आजादी मिली। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक नीतियां, पर्यावरण संरक्षण, जमीन की इस्तेमाल, हाइड्रो पावर, मछली पालन, शिकार, स्वास्थ्य सेवाएं और मीडिया जैसे मुद्दों पर अब ग्रीनलैंड की अपनी सरकार फैसला कर सकती थी। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 21 जून 2009 को जनमत संग्रह के जरिए ग्रीनलैंड सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लागू किया गया। अब वापस आते हैं अपने असली सवाल पर। जब ग्रीनलैंड में रहना और काम करना इतनी मुश्किलें हैं, तो फिर दुनिया के बड़े बड़े देश इसके पीछे क्यों पड़े हैं और खासकर डोनाल्ड ट्रंप इसे खरीदने की बात क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रीनलैंड की लोकेशन। यह जगह अमेरिका और यूरोप के बीच एक तरह का पुल का काम करती है। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। असली खेल शुरू हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे आर्कटिक के इलाके की बर्फ पिघल रही है। इससे वहां की नए समुद्र रास्ते खुल रहे हैं, जिसका इस्तेमाल अब व्यापारिक जहाज आसानी से कर सकते हैं। इन रास्तों से एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच का सफर छोटा और सस्ता हो सकता है। इतना ही नहीं, बर्फ के नीचे छिपे गए प्राकृतिक संसाधन अब सामने आने लगे हैं। तेल, गैस और खास तरह के खनिज, जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड खनिज संसाधनों के मामले में दुनिया में 8वें नंबर पर आता है और यहाँ करीब 15 लाख टन खनिज भंडार होने का अनुमान है। आज के बदलते जियोपॉलिटिकल हालत में हर देश अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश ग्रीनलैंड पर नजरें गड़ाए हुए हैं। ट्रंप तो इसमें एक कदम आगे निकल गए। जब यूरोपीय देशों ने उनके बयान पर आपत्ति जताई तो उन्हें टैरिफ बार की धमकी दे दी। अब ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फीला आइलैंड नहीं रह गया है, यह धीरे धीरे राजनीति का एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ रूस भी एक आर्कटिक इलाकों में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है। वैसे तो कई देशों ने पहले से ही यहाँ एक्टिव थे, लेकिन पिछले 5 सालों में यह मुकाबला काफी तेज हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आर्कटिक में बर्फ तेजी से पिघलना। जिस आर्कटिक इलाके में पहले मोटी बर्फ जमी रहती थी, वह अब सिकुड़कर करीब 86 लाख वर्ग किलोमीटर तक रह गया है। यह 1981 से 2010 के औसत के मुकाबले 27% कम है, यानी लिबिया जैसे बड़े शहर के बराबर। इलाका बर्फ से मुक्त हो चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन जगहों पर पहले सिर्फ खास आइस ब्रेकर जहाज ही जा पाते थे, वहां अब आम व्यापारिक जहाज भी गुजरने लगे हैं। इन नए समुद्री रास्तों में सबसे अहम है नॉर्दर्न सी रूट। यह रास्ता रूस के आर्कटिक तट से होकर यूरोप को एशिया से जोड़ता है। इस रूट में जहाजों की सफर काफी छोटा हो जाता है।
जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। इसकी अहमियत समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण समझिए। साल 2025 में इस्तांबुल ब्रिज नाम का एक कंटेनर जहाज चीन से ब्रिटेन तक नॉर्दर्न सी रूट के जरिए सिर्फ 20 दिनों में पहुंच गया। आम रास्तों से यही सफर कई ज्यादा समय लेता। इसी तरह 2024 में रूस और अमेरिका के बीच मौजूद बेल्टिंग स्ट्रेट से 665 जहाज गुजरे, जो 2010 के मुकाबले में कई गुना ज्यादा थे। हालांकि खतरे अभी कम नहीं हुए हैं। कई बार गर्मियों में भी बर्फ अचानक जम जाती है और जहाज फंस जाते हैं। व्यापार के लिए यह रास्ता सभी देशों के लिए जरूरी है, लेकिन रूस के लिए यह सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा है, खासकर जब फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हुए हैं। नाटो अब रूस की उत्तरी सीमा और करीब पहुंच गया है। इसी वजह है कि रूस कोला, प्रायद्वीप और बेरिंग सागर के इलाकों में अपनी सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस ने आर्कटिक के अपनी ताकत कम नहीं की है। अब आर्कटिक और ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फीले इलाके नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक और ताकत की एक नया मैदान बन चुके हैं। बाकी आपको यह वीडियो कैसे लगे कमेंट पे जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप एक और वीडियोज को जरूर देखिए, जहां मैंने यूएसए और वेनेजुएला के डेल्टा फोर्स ऑपरेशन को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है, ताकि पूरा मामला आसानी से समझ में आ जाए। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। धन्यवाद।